कैल्सिफिकेशन है वो नॉर्मली जो है ना जो इंजर्ड सेल्स होते हैं या डैमेज सेल डेड सेल्स उनमें जो है ना हो रही होती है, नेक्रोटिक सेल्स में हो रही होती है। मोस्टली हम कहते हैं कि जो है ना हर टाइप की नेक्रोसिस में होती है, लेकिन स्पेसिफिकली केशियस नेक्रोसिस और ट्यूबरकुलोसिस में जो है ना हो रही होती है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना आर्टीरियल लीनियस ऑफ द एडवांस्ड एथेरोस्क्लेरोसिस में भी हमें मिलती है। इसके अलावा ऑर्गन डिसफंक्शन की वजह से भी जो है ना डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन हो सकती है। और दूसरी है कि एओर्टिक वैल्व्स में जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन होती है वो जो है ना एओर्टिक स्टेनोसिस करा देती है पेशेंट्स में। ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन कैसे होती है? हमें पता है कि जो है ना जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज है फॉस्फेट पर कॉन्ट्रैक्ट करेगी नेगेटिवली चार्ज को, जिसकी वजह से जो है ना कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। तो फॉस्फेट कहाँ से आएगा? जो फॉस्फेट है ना वो आता है फॉस्फेटेज की एक्शन से। ठीक है, तो उस वजह से ये फिर फॉस्फेट और जो है कैल्शियम मिल के जो है ना कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल बना के जो है ना मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स में जो है ना ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ये क्रिस्टल्स फिर बड़े होते जाते हैं और फिर जो है ना बड़े डिपॉजिट्स बना देते हैं। मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन ये नॉर्मल टिश्यूज़ में होती है और इसमें हाइपर कैल्सीमिया होता है, जबकि इसमें जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इसमें कैल्शियम मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होता है और ये इंजर्ड टिश्यूज़ में होती है। ठीक है, और इसके एग्जांपल जैसे इंक्रीज सिक्रीशन पैराथायरॉइड हार्मोन, अगर पैराथायरॉइड हार्मोन ज़्यादा से वो सिक्रीट हो रहा है उस वजह से जो है ना होगी, या प्राइमरी पैराथायरॉइडिज्म है या किसी डिजीज़ वगैरह की वजह से, सेकेंडरी है लाइक या हार्मोन रिलेटेड है जैसे मैलिग्नेंट ट्यूमर की वजह से है। ठीक है, या पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन ज़्यादा बन रही है। इसके बाद जो है ना डिस्ट्रक्शन ऑफ द बोन है, बोन की डिस्ट्रक्शन है, किसी माइलोमा वगैरह में कोई कैंसर हो गया उस वजह से बोन की रिजॉर्प्शन हुई जा रही है, पैजेट डिजीज़ है उसमें हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है ना विटामिन डी रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन या सार्किडोसिस वगैरह में भी कैल्शियम बहुत ज़्यादा जो है ना डिपॉजिट होना शुरू होती है। इसके अलावा रीनल फेलियर में स्पेसिफिकली जब जो फॉस्फेट की रिटेंशन बढ़ जाती है तो उसकी वजह से फॉस्फेट को एक्सक्रीट करने के लिए पैराथायरॉइड हार्मोन का जो है ना लेवल बढ़ जाता है और हमारा जो है ना जब पैराथायरॉइड हार्मोन बढ़ेगा फॉस्फेट को तो बाहर निकाल देगा, लेकिन कैल्शियम जो है ना ज़्यादा बॉडी में रहेगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी? मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन जैसे मैंने पहले बताया कि नेक्रोसिस और ट्यूबरकुलोसिस में हमें ज़्यादा तौर पर मिलती है। अगर हम इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो उसमें जो है ना इंट्रासेलुलर डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, हमें एक्स्ट्रासेलुलर डिपॉजिट्स भी मिलते हैं, बेसोफिलिक डिपॉजिट्स। हमने पीछे नेक्रोसिस में पढ़ा था कि बेसोफिलिक कैल्शियम होता है। ठीक है, और अगर विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो कैल्शियम है ये बोन भी बना देगी, हेट्रोटॉपिक में बोन में फॉर्म इन द फोकाई ऑफ कैल्सिफिकेशन। तो जहाँ पे कैल्सिफिकेशन हुई है ना वहाँ पे बोन बन जाएगी, बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है, लेकिन प्रिंसिपली जो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं वेसल्स के, किडनीज़ के, लंग्स के और जो ना हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के उनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, और नॉर्मली ये कोई इतना कोई खास डैमेज नहीं कराती, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो लंग्स में जो है ना रेस्पिरेटरी डेफिसिट्स कराएगी और जो है ना नेफ्रोकैल्सिकोसिस कराएगी इन द किडनी। इसके बाद जो है ना सेलुलर एजिंग है। सेलुलर एजिंग इसमें से कुछ भी नहीं करने वाला है, हम बस आप इधर से देख लेंगे ना तो हो जाएगा बस। तो सेलुलर एजिंग कब होती है? जब जो है ना इन्वायरमेंटल या इन मेटाबॉलिक इंसल्ट्स होते हैं। ठीक है, लाइक कोई इंजरी कोई टॉक्सिन वगैरह आ गए तो उनकी वजह से केमिकल्स वगैरह आ जाते हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि जो है ना डीएनए में एक्युमुलेशन आरओएस बनते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, और वो ना डीएनए में एक्युमुलेशंस वो म्यूटेशंस जो है ना स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो है ना डिफेक्टिव डीएनए जो है ना रिपेयर करने की कोशिश करता है। अगर जो है ना वो रिपेयर नहीं हो सकता, डिफेक्टिव रहता है डीएनए रिपेयर, तो सेल का फंक्शन कम हो जाएगा, सेल लॉस हो जाएगा। और जो है ना इसके बाद है टीलोमेयर शॉर्टिंग। टीलोमेयर हमने पढ़ा हुआ है कि जो नॉर्मली जो टीलोमरेज एंजाइम होता है ये होता है जर्म सेल्स में, सोमेटिक सेल्स में नहीं होता है। टीलोमरेज एंजाइम का काम होता है कि ये जैसे रेप्लिकेशन हो रही है ना तो हर रेप्लिकेशन के साथ जो डीएनए शॉर्ट हो रहा है उसमें डीएनए जो है ना ऐड करेगा। लेकिन अगर टेलोमरेज एंजाइम नहीं है तो वो डीएनए ऐड नहीं कर सकेगा और हमारा जो डीएनए है विद द एवरी रेप्लिकेशन जो है ना वो शॉर्ट होता जाएगा, और जब उसकी एक हद जाएगी तब जो है ना वो रेप्लिकेशन ख़त्म हो जाएगी, जो सेल है ना वो सैनी सेल में चले जाएगा। इसको हम कहते हैं टेलोमेयर शॉर्टनिंग। तो ये होता है जर्म सेल्स में। ठीक है, अगर हमारे सेल्स में सोमेटिक सेल्स में तो होता नहीं है, सोमेटिक सेल्स रेप्लिकेट करते हैं उनका जो है ना जब टीलोमेयर शॉर्टिंग पहुंच जाती है तो उसकी वजह से सेलुलर रेप्लिकेशन कम हो जाती है, सेल लॉस, और उसकी वजह से सेलुलर एजिंग हो जाएगी। इसके बाद जो है एबनॉर्मल प्रोटीन होमियोस्टेसिस है, उसमें जो है ना डैमेज प्रोटीन्स या ज़्यादा हो गई या फिर उसकी नॉर्मल फंक्शनल प्रोटीन्स कम हो गई हैं, उस वजह से जो है ना सेल का फंक्शन कम होगा और एजिंग हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है ना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है, मेल न्यूट्रिशन का पेशेंट है उसमें जो है ना इंसुलिन कम हो गया, आईजीएफ सिग्नलिंग कम होती है। ठीक है, उस वजह से ट्रांसक्रिप्शन अल्टर हो जाएगी और जो है ना डीएनए रिपेयर बढ़ जाता है और प्रोटीन होमियोस्टेसिस भी बढ़ जाता है। तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि ये जो है ना हमारी एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए जो है ना ये जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करे पेशेंट तो जो है ना एजिंग, उन पेशेंट्स में जो कैलोरीज कम लेते हैं तो उनमें एजिंग जो है ना
कम ही होगी। जबकि ये जो है ना 3 एजिंग करा रहे थे, इन्वायरमेंटल इंसल्ट, टेलोमेयर शॉर्टिंग और एब्नॉर्मल प्रोटीन होमोस्टैसिस, ठीक है। जबकि जो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन है वो ट्रांसक्रिप्शन को अल्टर करके जो है ना डीएनए रिपेयर को भी बढ़ा देती है, प्रोटीन होमोस्टैसिस को भी बढ़ा देती है। बस इसमें और कुछ भी नहीं करने वाला। सिर्फ एक और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात लिखी हुई है कि जो ना एबनॉर्मलिटीज़ इन द टीलोमेयर मेंटेनेंस, उनको हम कहते हैं टीलोमेरोपैथीज़। उनमें जो है ना प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ द हेयर आती है, स्किन पिगमेंटेशन आती है, नेल एबनॉर्मलिटीज़ आती है, पल्मोनिया, लीवर फाइब्रोसिस वगैरह आती है, ठीक है। इनको हम कहते हैं टीलोमेरोपैथीज़ और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। हो गया चैप्टर खत्म।